तो आप लोग क्लास से जुड़ जाएं, जैसे क्लास को स्टार्ट किए जाए। तो आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि नागरिकता से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, नागरिकता से। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, जो आपके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक उपबंध किए गए हैं नागरिकता का, उसमें आपके आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर आपका आता है अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए या पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता। फिर आपका आर्टिकल 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे जो आपका आर्टिकल 6 है, जिसमें जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता है, वहाँ पर यह ध्यान देना है कि 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1948 जो आपका आर्टिकल 6 है, अनुच्छेद 6 यहाँ पर बताता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आते हैं उन्हें किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 6 है, इसमें ये वो आर्टिकल 6 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये जो 19 जुलाई 1948 का डेट है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 1948 की डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा या परमिट जारी किया गया था, भारत सरकार द्वारा परमिट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई नागरिक पाकिस्तान से भारत आ गया है तो वह स्वतः नागरिक हो जाएगा। पर अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई नागरिक, कोई व्यक्ति, सॉरी नागरिक नहीं, कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसे क्या करना होगा, वह भी नागरिक हो सकता है। सबसे पहले 19 यहाँ पर उसको परमिट लेना होगा, 19 जुलाई 1948 की डेट का जो एक परमिट होता है वो लेना होगा, और कम से कम 6 महीना रहने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, 6 महीना रहने के बाद उसको नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। तो 19 जुलाई 1948 के पहले जो व्यक्ति आएंगे पाकिस्तान से भारत, वह तो स्वतः नागरिक हो जाएंगे, पर 19 जुलाई 1948 के बाद आने के बाद क्या करना होगा, उन्हें 6 महीना रहना होगा, और 6 महीने के बाद क्या होगा, सरकार के पास, गृह मंत्रालय में सरकार के पास अप्लाई करना होगा नागरिकता के लिए, तो उन्हें क्या हो जाएगा, नागरिकता उन्हें प्राप्त हो जाएगी। फिर आपका आता है आर्टिकल 7, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 7 में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, कब, 1 मार्च 1947 में, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है और वह फिर वापस आता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, पर वह फिर वापस आता है, मतलब स्थायी रूप से रहने के लिए वह वापस भारत में आ रहा है, तो उसे क्या करना होगा, उसे यही अप्लाई करना होगा। कौन सा नियम अप्लाई करना होगा, 19 जुलाई 1948 वाला। तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी पाकिस्तान से व्यक्ति भारत में आएंगे उन्हें क्या करना होगा, उन्हें 6 महीना रहने के बाद सरकार के पास नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। तो कम से कम 6 महीना उन्हें रहना होगा भारत में, और भारत में रहने के बाद क्या करना होगा, नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 6 में क्या है,
पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता है। और अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता है। फिर आपका आता है आर्टिकल अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 8 में कहा गया जो भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल को भी नागरिकता दी जा सकती है। मतलब कि जो भारत के बाहर रह रहे हैं और वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। जैसे कि अगर कोई भारत के बाहर है और वो कोई भारत के बाहर जन्मा है पर उसके माता पिता या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा है या भारतीय मूल का है तो उसे क्या होगा, उसे नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं पर वो भारतीय मूल के हैं उन्हें भी नागरिकता प्रदान की जाएगी अगर उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई ऐसा है जो भारत में जन्मा हो और क्या हो, भारत का नागरिक हो। उमाशंकर गुड इवनिंग। उमाशंकर काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं। आपको मैंने हिंदी की क्लास में देखा था कि आप हिंदी की क्लास में आए थे। फिर हमारा आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि आर्टिकल 9 में नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। मतलब कि हमारे संविधान में 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक तो आप स्वेच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब, दूसरा नागरिकता त्यागने पर आप अगर नागरिकता स्वयं से त्याग देते हैं तब, तीसरा जब भारत सरकार जो है आपको नागरिकता से वंचित कर दे तो आप जो है भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो 3 तरह से आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है और 5 तरह से हम क्या कर सकते हैं, 5 तरह से नागरिकता को ले सकते हैं। तो आर्टिकल 5 में एक बार फिर से देख लेंगे। आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 में अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग प्रतिभा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका आर्टिकल 5 में क्या है, 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का यहाँ पर आशय क्या है, अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ होने पर मतलब 26 जनवरी 1950 पर अगर 50 जब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ तब उसकी जन्म होती है या उसके बाद जन्म होता है तो वो क्या समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर अगर कोई व्यक्ति के माता पिता भारत के नागरिक हैं मतलब भारत में जन्मे हैं या भारत के नागरिक हैं, वो भी आपके नागरिक माने जाएंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 से पहले साधारण तौर पर 26 जनवरी 1950 से पहले 1950 से पहले साधारण तौर पर भारत में रह रहा हो, मतलब 5 वर्ष पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले साधारण तौर पर भारत में रह रहा हो। जैसे कि हमारी जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तो बहुत सारे विदेशी भी ऐसे थे जो विदेशी मूल के थे जो भारत में रह रहे थे और आंदोलन में साथ दिया, जैसे कि आपकी एनी बेसेंट हो गई, एनी बेसेंट। तो जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में 5 वर्ष पहले कम से कम कितना, कम से कम 5 वर्ष पूर्व अगर भारत में साधारण तौर से निवासी के रूप में रह रहे हैं तो वो भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। तो 3 प्रकार से होंगे, एक तो जो भारत में जन्मा हो या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में साधारण निवासी के तौर पर रह रहा है तो वो क्या समझा जाएगा, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में क्या है, नागरिकता की समाप्ति। अभी आपको बताया गया कि 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक तो स्वयं अगर हम किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लें या हम स्वयं त्याग दें नागरिकता, या जो है भारत सरकार ऐसा कोई कार्य, देश विरोधी ऐसा कोई कार्य करे
जो देश की अखंडता, संप्रभुता के लिए, एकता के लिए जो है एकता के लिए खतरा हो, तो ऐसे आधार पर क्या कर सकती है भारत सरकार जो है किसी भी नागरिक की नागरिकता को समाप्त कर सकती, तो भारत सरकार वंचित कर सकती। तो ये आपकी हो गई। फिर आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 में कहा गया है, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारी आपकी नागरिकता है या बनी रहेगी, इसको कोई जो है समाप्त नहीं कर सकता, या तभी समाप्त हो सकती है अगर हम कोई देश विरोधी कार्य करें। मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई विदेशी, हमारा कोई शत्रु देश है और हम उसका साथ दे रहे हैं, तभी हमें जो है सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। तो 10 में क्या है? 10 में आपका दिया गया है कि हमारी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। फिर आपका अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून और विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता संबंधी कोई विधि या कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है। और फिर संसद ने क्या किया? इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने क्या किया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955 पारित किया। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर हमें 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। हमें कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? 5 प्रकार से। और यह किस अधिनियम में बताया गया है? ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया। कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा, यहां पर कर लेंगे, पहला जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश से नागरिकता, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, देशीकरण जिसे नेचुरलाइजेशन बोला जाता है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता, और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, या कोई ऐसी भूमि है जिसका भारत में शामिल हो जाता है भूमि अर्जन द्वारा, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत में शामिल हो जाता है, तो 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती। कौन कौन से? जन्म से, वंश से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा। तो 5 प्रकार से नागरिकता हमें प्राप्त होती है। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। और समय समय पर इसमें संशोधन भी हुआ है। जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें समय समय पर संशोधन हुआ है। जो पहला संशोधन था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे, पहला जो संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो पहला संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था। फिर आपका 1992 में 2003 में भी हुआ है, 2005 में भी आपका हुआ है, 2015, और अंतिम जो हुआ है अभी वो लेटेस्ट कब हुआ है? 2019 में। 2019 में कब संशोधन हुआ है? 12 दिसंबर 2019 को ये हमारा सबसे अपडेटेड संशोधन हुआ है। किसमें? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो इसमें क्या होता है? समय समय पर संशोधन भी किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो इसकी बेसिक चीज़ें थी वो आपको बताई गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप लोग बताएंगे कि हम भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? और भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ये आप लोग बताएंगे। और हम लोग क्वेश्चन पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित, भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो अब आपको बताने की जरूरत है क्या? भाग 2 अनुच्छेद
5 से लेके 11 तक किसका प्रावधान किया गया है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 का बी आंसर होगा। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में देखेंगे तो आपका संघ एवं उसका राज क्षेत्र है। भाग 1 संघ एवं उसका राज क्षेत्र, जिसमें आपके क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उसका राज क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। भाग 7 आपका वर्तमान में नहीं है, निर्सित है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में आपके क्या है? ग्राम पंचायतें हैं, मतलब पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 में किया गया है। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज क्षेत्र। भाग 2 में आपका नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ आपका दिया हुआ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 आपका निर्सित हो गया है, समाप्त हो गया है। भाग 8 में क्या है? संघ है। भाग 9 में आपका ग्राम पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 का में नगर पालिका। तो इस तरह से आपके कुछ हैं। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, भाग थे। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? हाँ राइट प्रीति, 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एक तो वह स्वयं अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या व्यक्ति त्याग दे, या सरकार द्वारा वंचित किया जाए। ठीक है, तो 3 प्रकार से, और 5 प्रकार से हमारी नागरिकता प्राप्त की जाती है। किससे? जन्म से, वंश से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता। हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य की अलग नागरिकता हो और देश की अलग हो, मतलब राष्ट्र की अलग हो। जैसे अमेरिका में क्या है? वहाँ पर जो प्रांत हैं उनकी अलग नागरिकता होती है, और जो राष्ट्र होता है उसकी अलग नागरिकता होती है। तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। देखेंगे, यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करे, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, ये भी आपका सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता, सरकार की आलोचना करता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा लगेगा ए की बात बी है, तो ए की बात बी नहीं, यहाँ पर सी है। सी इसका आंसर होगा। 1 और 2 इसका आंसर होगा। किसका किसका आंसर आया है देख लेते हैं। सुंदरलाल गुड इवनिंग। हाँ, एफएस स्टडी राइट, एकल होगा राइट, बी आंसर, वेरी गुड। आते हैं प्रश्न पर। तो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अगर हम अपने देश के नागरिक हैं और किसी और देश के चाहे पुरुष स्त्री से विवाह करने पर नहीं होगा, जब तक हम उस देश में जाकर वहां पर उस देश की नागरिकता ग्रहण न कर लें। क्वेश्चन नंबर 143। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? हाँ राइट प्रीति, सी आंसर होगा, वेरी गुड। तो देखेंगे, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। तो देखेंगे क्या क्या होगा। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए,
तो आपका सी आंसर होगा, ठीक है। वे भारतीय जो पाकिस्तान चले गए उनको क्या किया जाएगा, उनको भारतीय कार्ड धारक में नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए वह जो है योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान का होगा, वो जो पाकिस्तान चले गए ऐसे प्रवासी, ठीक है। बाकी आपका सही है। अगर कोई बच्चा है और उसके जो पेरेंट्स है, माता पिता अगर भारतीय मूल के नागरिक है तो बिल्कुल उसको नागरिकता प्राप्त होगी। भारतीय नागरिक की अगर कोई विदेशी मूल की पत्नी है फिर भी आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, वो भी नागरिक हो सकता है। बस एक शर्त होगी, उस शर्त को पूरी करने के बाद मतलब हमारे वो अपने जो जिस देश में रह रहा उस देश के राजनयिक में उसको आवेदन करना होगा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। और अगर जो है राजनयिक और भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगा तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? देखेंगे, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं, संसद। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो है भारतीय नागरिकता संबंधी कोई भी विधि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो यह शक्ति किसके पास होगा? नागरिकता संबंधी जो भी योग्यताएं हैं, जो भी शर्त हैं, वो कौन बनाएगा, वो निर्धारित कौन करेगा? वो संसद करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? आंसर करेंगे, तब तक पानी पी लेते हैं। आप लोग आंसर करेंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? 12 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 9 दिसंबर को कहाँ पेश किया गया था? 9 दिसंबर को पेश किया गया था आपका लोकसभा में, और 11 दिसंबर को पेश किया गया था राज्यसभा में, और 12 दिसंबर को क्या किया गया था? राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 क्या हुआ? पारित हुआ। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या है कि यहाँ पर कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले भारत में दाखिल होने वाले, मतलब 31 दिसंबर 2014 को इस डेट के पहले भारत में दाखिल होने वाले कौन कौन से? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कौन कौन से वर्ग के लोग? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। या अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, ईसाई, पारसी ये लोग भारत में आ रहे हैं तो इन्हें जो है अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन्हें क्या अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर एक डेट निर्धारित की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो 6 आपको बताए गए कौन कौन से धर्म के लोग? हिंदू, बौद्ध, जैन,
सिख, पारसी, ईसाई के लोग भारत में आकर रह रहे हैं तो उनको जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और ये किस संशोधन के अंतर्गत बताया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। आप लोग क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालेंगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो सबसे पहले देखेंगे, आवाज कम है, जस्ट मिनट। अभी एक बार फिर से आप लोग बताएं, सभी को आवाज कम आ रही है? एक बार फिर आप लोग बताएंगे आवाज अभी सही आ रही कि नहीं? फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखेंगे मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य जो होता है, जो है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको कैसे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 4 का, भाग 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें आपको मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए थे? जब हमारा जब हमारा संशोधन हुआ था, 42वां जब संशोधन हुआ था, तो उसमें कितने हमें कर्तव्य दिए गए थे? 10 कर्तव्य। पर वर्तमान में हमारे कितने कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। तो 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और उसमें क्या प्रावधान किया गया? उसमें प्रावधान किया गया कि माता पिता या संरक्षक, जो भी अभिभावक है, अगर कोई बच्चा है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा और उनके शिक्षा का प्रबंध करेगा। ओके प्रीति, थैंक यू। तो भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में क्या उपबंध किया गया है? भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। और आरंभ में कितने कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11 कर्तव्य है। और ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? पूछा जाता है, जो हमारा मूल कर्तव्य था ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर यह जोड़ा गया। और ये किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस से लिया। हमारा जो रूस से लिया गया, हमारा जो मूल कर्तव्य है ये सोवियत संघ, मतलब वर्तमान में, शुरू में क्या था? रूस का नाम सोवियत संघ था। तो यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। तो रूस से लिया गया है और हमारे भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया किसकी सिफारिश पर या किसकी संस्तुति पर? तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। थैंक यू सुंदरलाल, थैंक यू सो मच। हाँ राइट प्रीति, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। वेरी गुड। और हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं। इसको आप लोग, प्रश्न यहाँ से फैक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको रीड कर लिया करें। जैसे पॉलिटी में 2-3 चीज़ आप लोग को रटना होगा, बाकी चीज़ आप समझे, पर 2 चीज़ रटना होगा। एक तो आप प्रस्तावना रटिए, जो प्रस्तावना के एक एक शब्द हैं वो आपको रटे होने चाहिए। दूसरा आपका क्या है? मूल कर्तव्य में जो हमारे 11 कर्तव्य हैं वो भी 1 लाइनर फॉर्म में, वो भी हमें क्या होने चाहिए? रटे होने चाहिए कि पहला हमारा मूल कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है। जैसे कि पहला क्या है? पहला है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये आपका क्या है? पहला कर्तव्य है। संस्थाओं का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा निर्वाचन आयोग हो गया, हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या हो गया, ये क्या है? ये संविधान की संस्थाएं। तो इनके प्रति क्या होना चाहिए? इनको प्रति आदर्श हो, इनको प्रति सम्मान होना चाहिए। और ये सम्मान करना किसका कर्तव्य है? व्यक्ति का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया? तो हमें लग रहा था अब आप लोग बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा आप लोग इतना कृपया करें कि क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालें, ठीक है, तो इजी रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51 का के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है? मूल कर्तव्य का। और इसे कैसे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 236, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखेंगे, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मूल कर्तव्य, यहाँ पर देखेंगे मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखेंगे कौन सा कथन यहाँ पर जो दिया हुआ है सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, जस्ट मिनट, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उनका उनके मतलब मौलिक कर्तव्य से ही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाता है। परमादेश क्या होता है? परमादेश रिट होता है। और इसे कब लागू किया जाता है? परमादेश एक रिट होता है जिसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय क्या करता है? जारी करता है। और ये कब किया जाता है? जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो उस समय क्या करता है? न्यायालय जो है रिट जारी करता है। तो परमादेश क्या है? रिट होता है। और इसे जो है कब जारी किया जाता है? मूल अधिकार के उल्लंघन पर। तो यही आपका आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपका जो नीति निर्देशक तत्व है और जो आपका मूल कर्तव्य है, ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर इसका उल्लंघन होता है, चाहे आपका मूल कर्तव्य हो गया, चाहे नीति निर्देशक तत्व है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसे हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। तो आपका डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। हाँ, राइट संतोष, वेरी गुड। तो ए 236 का एक करेक्ट आंसर होगा। परमादेश को क्या बोलते थे उस समय? मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 237, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखेंगे, आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका जो है ये आपका 8वां मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका 8वां मूल कर्तव्य है। आपको 11 मूल कर्तव्य पता होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये हमारा जो है 9वां मूल कर्तव्य है, 9वां। और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो कुल हमारे पहला मूल कर्तव्य क्या है? कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास 8वां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर मतलब किसी लड़ाई, अगर कहीं लड़ाई हो रही, कोई हिंसा हो रही, तो हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ये हमारा कौन सा कर्तव्य है? 9 होगा, 9वां कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। आम चुनाव में मतदान का जो ये कर्तव्य हमारा जो है मूल कर्तव्य नहीं है। हाँ, राइट संतोष। आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय और 226 उच्च न्यायालय, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 238, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है?
आपका जो कर्तव्य है 11 तक, इसमें क्रम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप एक काम करेंगे, जब आप कर्तव्य लिखें 1 से लेके 11 तक कर्तव्य आप लिख लेंगे, और वहाँ पर कभी आपका नंबरिंग वाइज पूछा जाता है, कभी आपका ABCD इस तरह से, और आपका इस तरह से भी दिया जा सकता है का, खा, गा, घा। तो ये आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, थोड़ा यही रटने फैक्ट है क्योंकि, तो यहाँ पर रटने की जरूरत है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक क्रम बनाएंगे, पहले तो आप लोग नंबरिंग करेंगे, फिर आपको अंग्रेजी के लेटर से नंबरिंग करेंगे, और फिर आप लोग हिंदी में नंबरिंग करेंगे। तो इससे आपको कभी भी प्रश्न आएगा, क्योंकि कई बार जब काखा गाघा अंगा के बाद आगे चा छा जा झा इया आता है तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह से नंबरिंग किए रहेंगे ABCD करके, काखा गाघा करके, इस तरह से नंबरिंग किए रहेंगे, तो आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि झा अगर आ जाता है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है झा, तो झा का अगर हम अंग्रेजी में नंबरिंग करेंगे तो आई पर आएगा, झा किस पर आएगा, आई पर आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा रटने वाली चीज होती है, पर इस तरह से नंबरिंग करके आप लोग इसे थोड़ा रट लेंगे। अब देखते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो अभी आपको बताया गया कि वैज्ञानिक, ये तो हमारा 8वां मूल कर्तव्य है, 80 इसका आंसर होगा। अस्पृश्यता मिटाने की ओर, अस्पृश्यता का उन्मूलन या अस्पृश्यता को अंत कहाँ किया गया है? मूल अधिकार में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत। तो ये यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे मूल कर्तव्य में अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास का कोई उपबंध नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। क्लियर है सभी को? कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट? जैसे कि आपका पहला जो कर्तव्य है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए, ये आपका दूसरा मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यहाँ पर हृदय नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा हृदय, हृदय में संजोए रखें। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा हो जाएगी, तीसरा जो आपका मूल कर्तव्य है वह है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा आपका मूल कर्तव्य क्या होगा? देश की रक्षा करें, और आवाहन करने पर, मतलब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे स्थिति में जो है आवाहन करने पर, देश के आवाहन करने पर देश की सेवा करें। ये हमारा कैसा कर्तव्य है? चौथा। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा आपका हो जाएगा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। फिर आपका आ जाएगा सातवां आपका कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ पर ये आपका 7वां मूल कर्तव्य होगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। मतलब यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और जो वन्य जीव है उनका रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। ये हमारा कौन सा कर्तव्य है? ये हमारा 7वां है। 7वां अगर हिंदी में पूछेगा तो जी, अंग्रेजी में पूछेगा तो जी, और हिंदी में पूछेगा तो छा वाला छा हो जाएगा। तो ये हमारा 7वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन ये किसमें है? जी, और ये हमारा क्या है? 7वां मूल कर्तव्य है।
51 का इस तरह से लिख लेंगे, 51 का क्लॉज जी के अंतर्गत, और इस तरीके से अगर क्रम से देखेंगे तो 7वां मूल कर्तव्य क्या है, प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। तो ये तो हमारा मूल कर्तव्य होगा, ठीक है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, अभी हम लोगों ने पहले ही देखा कि हमारा पहला ही कर्तव्य क्या था कि राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, आदर करना, संविधान का पालन करना, उनकी संस्थाओं के प्रति आदर करना, उनकी संस्थाओं का सम्मान करना। तो ये आपका पहला कर्तव्य है, तो ये भी आपका है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सी आपका नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये अभी आपको बताया गया था कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कौन सा कर्तव्य था, नवा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये हमारा जो है मूल कर्तव्य नहीं है। ये कहां पर है, डीपीएसपी। डीपीएसपी में अनुच्छेद 49 के अंतर्गत प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ठीक है। तो 239 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखेंगे यहां पर मौलिक कर्तव्य से जब भी प्रश्न आएगा ना, तो ये नहीं पूछेगा कि आपका मौलिक कर्तव्य, बहुत कम इस तरह से पूछेगा कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या है। ज्यादा करके यही प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। जैसे कि आम चुनाव, जो आपका चुनाव होता है, वोट देना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। टैक्स पूछ लेता, क्या कर देना हमारा मौलिक कर्तव्य है, नहीं, कर देना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन जब सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति बनी थी, उन्होंने सिफारिश किया था कि कर देना भी मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, पर ऐसा संशोधन जो हुआ 42वां, उसमें उसे शामिल नहीं किया गया। तो कर देना मौलिक कर्तव्य नहीं है, हमें वोट देना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखेंगे, ये तो हम लोग देख चुके कि प्राकृतिक पर्यावरण। अच्छा, ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, सॉरी, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रश्न का सेम पैटर्न है, कौन सा मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो देखेंगे, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। आगे बढ़ेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो यहाँ पर सी इसका आंसर होगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायत का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान डीपीएसपी में किया गया। डीपीएसपी में किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व जो होता है, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, राज्य का कर्तव्य होता है, और जो मौलिक कर्तव्य जो है ये व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो डीपीएसपी हमारा क्या है, राज्य के कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य जो हमारे क्या है, ये व्यक्ति के कर्तव्य हैं। फिर ये कैसे कर्तव्य है, ये नैतिक है। डीपीएसपी को लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा, और मूल कर्तव्यों का पालन करना ये व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होगा। तो डीपीएसपी क्या है, राज्य का नैतिक कर्तव्य, और मूल कर्तव्य क्या है, व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में क्या था, जैसे कि डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में क्या है कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा और उनको शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। ये आपके आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 242 आंसर देख लेते हैं। सभी का आंसर आया है? हाँ राइट संतोष, पूनम का आंसर है, वेरी गुड। हाँ राइट संतोष। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 242, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? अच्छा ये प्रश्न यहाँ पर क्या है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो अभी हमने बताया कि आयकर मतलब टैक्स भरना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 134 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? देखेंगे ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत तो आपको बताया गया कि ये डीपीएसपी में उपबंध किया गया। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, निम्न में से किस एक का संरक्षण शब्द पर ध्यान देंगे। संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि हमारा पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, नदी झील वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना क्या है? एक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। तो ये बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा। इसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप डीपीएसपी में जाएंगे, डीपीएसपी में आर्टिकल 48 का के तहत क्या है? आर्टिकल 48 का के तहत राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करे। ठीक है, तो आर्टिकल 48 का के तहत राज्य का कर्तव्य होगा पर्यावरण की संरक्षण करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में जो है व्यक्ति का कर्तव्य होगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जो दिया है ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक शब्द है आपका संरक्षण। तो वन्य प्राणी की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है, पर राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण से मतलब नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना शब्द पर ध्यान देंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना व्यक्ति का कर्तव्य होगा, ना कि संरक्षण करना। संरक्षण किसका करेगा? पर्यावरण का, वन्य जीवों का। और राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया आपका, उसका क्या करेगा? आदर करेगा। तो यहाँ पर शब्द पर ध्यान करेंगे, आदर शब्द और संरक्षण शब्द से। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज पर मैंने ध्यान दे दिया, हमें पता था आप लोग को यहाँ पर दिक्कत आएगी। जो पहला हमारा कर्तव्य है यही है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। पर यहाँ शब्द पूछा गया संरक्षण, तो संरक्षण और आदर करने में डिफरेंस है। थैंक यू महेश, थैंक यू सो मच। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर वर्ड, अब कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज दिया हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज का मतलब पालन करना, सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में यहाँ पर संरक्षण पूछा गया था, और जो कि हमें क्या करना है यहाँ पर आदर, हमें राष्ट्रीय ध्वज का क्या करते हैं? आदर करते हैं। और वन्य प्राणी क्या करेंगे? वन्य प्राणी की रक्षा करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, उनका संवर्धन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें। सबसे ज्यादा प्रश्न पता है कहां से आ रहा? प्राकृतिक पर्यावरण का
संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से। सबसे ज़्यादा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये आपके डीपीएसपी में भी है और मूल कर्तव्य में है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत के प्रत्येक नागरिक, यहाँ नागरिक की बात हुई है, नागरिक का कर्तव्य क्या होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। और इसको किस आर्टिकल के तहत उपबंध किया गया है? तो ये आपके आर्टिकल 51 का के तहत। कहाँ पर? आर्टिकल 51 का, और अंग्रेजी में कर लेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा क्या? अगर कुछ लोग क्या सोचेंगे 48 ए कर देते हैं। 48 कहाँ पर है? अभी आपको बताया डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी में 48 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। वन्य जीव, नदी, झील, तालाब और जो भी वन्य जीव हैं उनका संवर्धन करे और उनकी रक्षा करे। तो 48 का के तहत राज्य का कर्तव्य होगा और 51 का के तहत किसका कर्तव्य होगा? व्यक्ति का। सांभवी सी, राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालें। टू 45 निम्न में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों, यहाँ पर कर्तव्यों कर लेंगे, कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार आपका क्या है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो है आपका मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, मूल कर्तव्य का जो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत इसका उपबंध किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका 51A भाग 4 का भाग पूछेगा तो भाग आपका क्या हो जाएगा? भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246 निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो सी इसका आंसर होगा। हम राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा, ना कि व्यक्ति का। तो और इसका किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध किया गया? आर्टिकल 49 के अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल 49 के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों की रक्षा करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा। आलोक का आंसर आया, वेरी गुड। पूनम बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, सभी का आंसर आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? देखिए, प्रश्न ऐसे ही बन रहा है, प्रश्न एकदम सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। जैसे बताया गया ना कि कौन सा आपका कर्तव्य नहीं है, तो उसमें आपको चूज करना होगा एक। तो देखेंगे, अब आप लोग इतनी देर में तो समझ गए होंगे कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो बिल्कुल, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है।
भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा का भाव विकसित हो, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो यहाँ पर सी इसका आंसर होगा। ऐसा कहीं भी मूल कर्तव्य में नहीं कहा गया है कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करें, बल्कि आपका जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें माता पिता को कहा गया है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, माता पिता हो या संरक्षक हो, अभिभावक हो, जो भी हो, 6 से 14 साल के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें, मतलब उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, उन्हें प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करें। तो माता पिता के का कर्तव्य तो दिया गया है, पर ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य तो नहीं है, पर हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी जरूर है। तो जैसे कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे, ये तो हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये तो हमारे राष्ट्र के प्रति हैं, पर हमारी एक जो है पारिवारिक रिस्पॉन्स जिम्मेदारी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य होगा, पर जो संविधान में है उसके अंतर्गत ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखेंगे तो इस बहुत इजी है ये प्रश्न, देखेंगे। भाग टू में बिल्कुल नागरिकता है। अभी हम लोगों ने देखा भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, मतलब आर्टिकल 5 से लेके 11 तक किसका उपबंध किया गया है? नागरिकता का उपबंध किया गया है। तो बिल्कुल आपका सही है, मिलान वाले प्रश्न है। भाग 3 में आपका मूल अधिकार है, ये भी आपका सही है। भाग 1 यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न भी सही से नहीं टाइप हुआ है। भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, ठीक है, भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, और भाग 5 के अंतर्गत प्रश्न इनकम्प्लीट है, तो इसको सही कर लेंगे। आंसर तो आप लोग कैसे देंगे, कोई बात नहीं। भाग यहाँ पर आंसर था, भाग जो यहाँ पर प्रश्न था, प्रश्न को कंप्लीट कर देते। भाग 5 में यहाँ पर दिया गया था मूल कर्तव्य, जो कि मूल कर्तव्य किस भाग में है? मूल कर्तव्य का प्रावधान भाग 4 का के अंतर्गत है, तो यही इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न भी ऊपर नीचे हो गया और इनकम्प्लीट भी है। तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 5 में यहाँ मूल कर्तव्य दिया था जो कि आपका गलत था। भाग 5 में नहीं, भाग आपके 4 का में हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में आपका संघ दिया हुआ है। भाग 6 में आपका क्या दिया हुआ है? राज्य। भाग 7 आपका समाप्त हो चुका है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 249, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। आरंभ में हमारे कितने मूल कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कितने हमारे मूल कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, पूनम का आंसर आया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 250, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, 250। एक यहाँ पर है जो बकवास किए जा रहा है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, लग रहा है बहुत देर से बकवास कर रहा है। ब्लॉक का ऑप्शन भी होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 250, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ठीक है, तो मिलान वाले प्रश्न है, देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये किस में दिया हुआ है? ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी नहीं होगा। ठीक है, ए का आपका आंसर होगा, ए का 2। जैसे कि डीपीएसपी में आपका क्या है? डीपीएसपी में अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो आपका ए का बी हो जाएगा।
प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ठीक है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये आपका बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का 6, ठीक है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना रखना, ये किस में है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 का जा, सी का हो जाएगा 1। और डी, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, डीपीएसपी में दिया हुआ है आर्टिकल 50 के अंतर्गत, तो डी का आपका हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413, बी इसका राइट आंसर होगा 2413। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी क्योंकि हिंदी दिया हुआ है, तो जैसे हमने आपको बताया था जो क्रम करने के लिए कि जब आप लोग मूल कर्तव्य में करेंगे तो एक बार तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 करके, फिर आप लोग नंबरिंग क्या करेंगे का खा इस तरह से पूरा नंबरिंग कर लेंगे, और ए बी ऐसे ए बी अंग्रेजी का भी कर लेंगे, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि ए बी सी में तो आप लोग काफ़ी क्लियर रहते हैं, पर यहाँ पे जब का खा गा आगे जब आता है चा छा जा झा इया, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, हाँ बी संतोष का आंसर है, वेरी गुड। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो आप लोग प्रश्न करें, क्लास में भी कर सकते हैं, क्लास ऑफ होने के बाद भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके अगले दिन आप लोग को ज़रूर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा।